हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि सियासी कौवे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान के खौफ से आइन में तरामीम लाई जा रही हैं। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम करेंगे। उन्हें तकलीफ होती है तो हम भी उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। जलसे में इमरान खान को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देने से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आईनी हुदूद, सिविल बालादस्ती और अवामी मैंडेट के मनाफी करार दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस न होने की बातें की जाती हैं, हालांकि उन्हें मालूम नहीं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए तो अवाम ने हमें तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं है जहाँ IMF ने चार्जशीट दी है। ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मामलात पर सीरियस तो आप नहीं, इसीलिए तो ऑपरेशंस और ड्रोन्स हो रहे हैं। कसूर हमारा नहीं, आप अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना था कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ठीक नहीं थे तो उन्हें क्यों वजीर आजम बनाया गया। आज वो जबर के खिलाफ खड़ा है तो उसको ज़बरदस्ती पीछे किया जा रहा है। हमारे माइंड्स पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हक़ व बातिल की लड़ाई फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। असद कैसर का कहना था कि अवाम ने शहबाज शरीफ को मुस्तरद किया लेकिन उनको वजीर आजम बनाया गया। अदलिया को मफलूज किया गया। PTI आइन व कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम से वोट का हक छीन कर ताकतवर हल्कों ने फैसला किया कि अवाम के पास वोट का हक नहीं होगा। अफगान बॉर्डर को जल्द अज जल्द खोला जाए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सबर का कहना था कि बानी इमरान खान के खिलाफ बयानियां उनके मुंह पर मारा जाएगा। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 दिनों के बाद PTI के रहनुमाओं की तरफ से ऐसे जारहाना बयानात क्या साबित कर रहे हैं? क्या इन बयानात को देखकर ये सवाल पैदा होना वाजिब नहीं कि PTI के ये लीडर्स जानते बूझते हुए भी ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। और अब से कुछ देर पहले ये भी बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने, जो कि हमेशा से सेन बात करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासी क़यादत है, उनकी मुलाकात करवा दी जाए तो बुरी बातों या बुरी खबरों की जगह अच्छी बातें सामने आएंगी। सवाल रखेंगे आपके सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असद कैसर, जुनैद अकबर के जारहाना बयानात, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जानते बूझते ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रहे हैं? आमिर साहब, फैसल वाउडा साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर PTI -1 पर नहीं आएगी तो पूरी पार्टी को माइनस कर दिया जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हाथ में कुछ है? क्या PTI में MQM वाला फार्मूला चल सकता है जो कि सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं? देखिए, वावड़ा साहब की बात पे मैं इसलिए नहीं कमेंट करूंगा कि वो पिछले अरसे में हमने देखा है वो हर मामले पर हर तरह की बात करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं, जैसे कि वो हो गया है। सो उनकी बात पे मैं इतना कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कह सकता हूँ आयशा कि ये जो PTI की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आप अभी इमरान खान को साइड पर रखें। उनका एक पहले दिन से बहुत बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ने अपने आसपास एक कल्ट इकट्ठा किया, उसने सियासतदान नहीं इकट्ठे किए। ये उनकी बहुत बड़ी एक फेलिंग थी, क्योंकि ये जो बयानात जिनका आप हवाला भी दे रही हैं, इसके अलावा भी जो PTI के सपोर्टर्स और उनकी पार्टी के लीडरशिप की तरफ से भी जिस तरह की बातें और जिस तरह की जबान हमने सुनने मिलती है, वो सियासी जबान नहीं है। और यही एक चीज है जिसने इस मामले को सुलझने की तरफ नहीं ले जा रही है। हुकूमत जो है वो भी समझती है कि जिस जबान में PTI उनसे बात करती है उसी जबान में उनसे वापस बात करनी चाहिए। और PTI की जबान के अंदर आपको हर तरह की चीज नजर आती है, गम गुस्सा नजर आता है, झूठ नजर आता है, नारेबाजी नजर आती है, शोला बयानी नजर आती है, लेकिन आपको उसमें सियासत नजर नहीं आती है। अब इस मसले का मेरी नजर के अंदर एक ही हल है, और वो ये है कि कम अज कम हुकूमत अपनी जबान में इतनी ज्यादा सियासत पैदा करे और अपना इतना ज्यादा फोकस कर दे सियासत के ऊपर कि PTI के लिए इस तरह की बेहंगम गुफ्तगू, लायानी किस्म की बातें, इस तरह की इल्जाम तराशी, इस तरह की इश्ताल अंगेजी, उसका जगह ही महदूद कर दे वो PTI के लिए। वो उनको कोई इतनी स्पेस ही ना दे कि वो इस तरह की बातें करें। इसका और कोई हल नहीं है। सियासी लड़ाइयाँ ऐसे ही होती हैं, सियासी झगड़े और सियासी इख्तलाफात जो हैं उनको यही तरीका होता है एक सुलझाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, जिनको बड़े बड़े मकाम भी मिल गए हुए हैं, जिनको मगर आमिर साहब, अगर कतई कलामी, अगर एक तरफ को सियासत का पता ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं वो सियासी जबान भी नहीं जानते हैं, तो क्या पहले उनको दूसरी सियासी जमातें ट्रेंड करें और सियासत सिखाएं और समझाएंगी? देखें, आपके पास चॉइस क्या है, या आप
अब उनकी विकेट पर खेलें या उनको अपनी विकेट पर लेके आए। और अगर आपका ये दावा है कि वो सियासी लोग नहीं हैं और हम सियासी लोग हैं, तो फिर उनको सियासी विकेट पे लाना पड़ेगा ना। मेहनत का काम है आयशा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा आसान काम है, और 2-4 दफा कोई वो प्यार मोहब्बत की बात करेंगे पीटीआई के साथ तो पीटीआई मान जाएगी उसके। ये एक कंसिस्टेंटली उनको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना है जो पीटीआई बिल्ड नहीं कर रही है। और अब हुकूमत की जिम्मेदारी पहले से कहीं बढ़ गई है कि वो अपना खुद को इस तरफ लगाए, बाकायदा एज अ पॉलिसी डायरेक्शन लगाए कि हमने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करके पीटीआई की क़यादत को भी उसी नैरेटिव के नरगे में लेके आना। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की वजह से बहुत ज्यादा सियासी लेवरेज मिलता है और उन्होंने सियासी ग्राउंड को इस्तेमाल भी किया। जब इस्लामाबाद की तरफ भी बार बार रुख करते हैं, अगर पीटीआई से केपी की हुकूमत जाती है, महरूम होते हैं, तो क्या सियासी मज़ाहमत करने जितनी भी सकत बरकरार रहेगी? आयशा, मुझे बताइए कि क्या जो ये आए हैं ये अपने तौर पे आए हैं या इनको कोई अवाम के वोट शोट मिले थे जिसकी वजह से ये आए थे? वोट के साथ। तो अगर तो अवाम के वोट इसकी बुनियाद हैं और इसका बायस हैं, तो फिर तो और बैठाए नहीं गए और खुद से आ गए, और यानी कि अवाम के वोट की बुनियाद पे आए, तो फिर तो अवाम की आवाज़ सुननी पड़ेगी ना, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं या पंजाब के या किसी और सूबे के हैं, जहाँ से भी हैं। तो अगर हम उसको देखें तो फिर तो जायज़ बैठे हैं जहाँ पर बैठे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने मुझे 2 चीज़ें आपके मैंने इब्तिदाई से पिक की, एक ये कि जबर के खिलाफ खड़ा है, यानी इमरान खान की जो बात कर रहे थे, लेकिन आप चले पार्टी के तनाजुर में देखें कि पार्टी जो है वो जबर के खिलाफ खड़ी है, मिसाल के तौर पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, पता नहीं आपने माइंड्स कहा या माइंड्स पे कब्जा किया? माइंड्स, वो अचक सही साहब कह रहे थे ना अपना। हाँ, तो माइंड्स पे कब्जा किया। अच्छा, अब ये माइंड्स वाला कब्जा जो है, ये बलूचिस्तान में भी यही शिकायत थी काफी अरसे से, और अब तक भी है। आदमी 40-50 साल 70 साल से तो हो गया कि माइंस पे कब्जा है। अच्छा, अब ये दोनों चीजें अगर देखी जाए हमारे दुनिया के तनाजुर में या सिमिलरली हमारे मुल्क के अपने तनाजुर में, तारीखी तनाजुर में, तो ये सियासी अवामिल है। यानी इसे किसी को महसूस होता है जबर का माहौल है, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, एक सियासी अमल है अवाम के लिए या अपने लोगों के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने तौर पे जैसा भी है, एक अवामी अमल है, एक सियासी अमल है। दूसरी बात पे हमारी माइंड्स हमारी हैं, यानी हमारे सूबे की हैं। बलूचिस्तान में भी यही झगड़ा रहा, तो ये भी यही जगह, तो सियासी। अब अगर सियासी मसले हैं तो इसका हल भी सियासी होगा। ये तो नहीं हो सकता कि इनका सियासी हल ना हो। यानी अगर तो फौज चढ़ाई करें दोनों चीजों की वजह से उनके ऊपर, तो हमें ये महसूस करना चाहिए एज ए पॉलिटी, सियासतदानों की जिम्मेदारी, हुकूमतों की, और जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, कि आज वो मौका है जहां पर वो इंटरवीन करें। सही। और इन शिकायत को जो कि इस वक्त सियासी जुमरे में आती हैं, सियासत के साथ इसको हल करने की कोशिश करें। चाहिए जाएगा कि हम इंतजार करें कि अच्छा अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। ये तमाशा नहीं है, ना ये पुतली तमाशा है, ना ये खेल तमाशा। ठीक, ये मुल्कों का मामला है, ये मुल्क की साख का मामला है। दुरुस्त। तो खुदारा ये इसमें ना इमरान खान की बात है ना किसी और की, इसमें मेरी आपकी और हम पाकिस्तानियों की बात है कि हमारा मुल्क जो है वो कायम रहे और अच्छे तरीके से कायम रहे, और इन सबको मिलकर चलने की तौफीक हो। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश तो इस तरफ से भी होनी चाहिए ना, मामला को दुरुस्त करने। ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हसन साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो जवाब दिया गया है या रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, आपके ख्याल में वो यहाँ से एक कदम आगे, यानी कि जानते बूझते भी कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, आगे जाना चाह रहे हैं, या उनके पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा है और यही ऑप्शन उनके पास मौजूद है? देखें, हमारे दोस्तों ने जो बात की है, शहजाद साहब ने और आमिर साहब ने जी, वो उसी को मैं उलट पुलट के बयान करने की कोशिश करता हूँ। दोनों में उसका फुकदान है, और ये इन्होंने कहा है और 100% दुरुस्त है कि इस किस्म के, आपने कहा ना ज़मीनी हक़ाइक़, तो ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इस किस्म के प्रॉब्लम क्या है, आपने जो कहा ना कि क्यों ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। अगर आप समरी तैयार करें शहजाद साहब की और आमिर साहब की बात की, तो वो भी यही है कि इस किस्म के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने के लिए सिर्फ बसारत ही नहीं, बसीरत भी चाहिए। हमारा पॉलिटिशियन एज अ कम्युनिटी ये बहुत गया गुजरा है। मैं अब को करप्शन वगैरह मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इनका फिक्री सतह इतनी गई गुजरी है कि कोफ्त होती है बाज़ औक़ात। मैंने देखो, आपने जो बात की है कि ये जारहाना, मैंने तो नहीं सुना ना, मैं तो मखसूस देखता हूँ, अदरवाइज ना वो सेल फोन ना, ये मेरा तो ये काम ही नहीं है।
میں نے آج واک پہ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی کی تقریر جارحانہ نہیں تھی. باقی جو نام لکھے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا, انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ان کی ہوگی. میں اسیوم کر رہا ہوں کہ جارحانہ نہیں مصالحانہ تھی. اب یہ آپ فیصلہ کر لو. ملک کی حالات دیکھ لو یار, خدا کا خوف کرو. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. یہ بدحالیاں اور جو جہاں پاکستان آج کھڑا ہے, یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے, یہ پوری کمیونٹی کا کام ہے. یہ اوور اے پیریڈ ہوا ہے. اقتصادیات اور اخلاقیات کی بربادی یا آبادی اوور نائٹ نہیں. میں نے کل اپنے پروگرام میں کل پرسوں کہا ہے, سننے والی بات سنیں. اس میں مجھے ایک دفعہ نا جنرل باجوہ انہوں نے مجھے باتوں میں کوئی بات ہو رہی تھی کہ میرا بڑا پیار محبت کا تعلق ہے خواجہ آصف سے. اچھا میں حیرت, میں نے کہا جی آپ کا تو تعلق کوئی نہیں بنتا, اور تسی ہوتے سیال کوٹ. تو انہوں نے کہا جدو میں بریگیڈیئر سی, آئی واز شاکڈ. پچھلے دنوں 2-4-5 دفعہ میں نے اسٹیٹمنٹس پڑھی. یہ نہیں ہوتا یار زندگی میں. کوئی تعلق رہا ہو, بندہ کون کرتا ہے اس طرح کی زبان استعمال. ہم گئے گزرے لوگ ہیں, لیکن کو حد ہوتی ہے. درست. سو ہمارے ہاں نہ موریلٹی ہے, نہ انٹلیکٹ ہے, نہ کوئی اصول ہے, کچھ بھی نہیں. آپ کے اسمبلی, آپ کا اسپیکر رو رہا ہے پنجاب کا, فون کر کے پراکسی لگواتے ہیں کیا 2-4 ہزار روپیہ بچانے کے لیے, حاضری پوری نہیں ہوتی. واٹ از دس؟ کیریکٹرلیس لوگ ہیں. اسپیکر صاحب کا بھی نہیں چل رہا ہے, ایبسینٹیز کو حاضر ظاہر کرنا پڑا ہے. زیغم صاحب, یہ اوپر جتنی گفتگو ہوئی, سیاسی بصیرت حکمت کی بات کی گئی, کیا حکومت کے پاس زیادہ آپشن ہے, اس کو کرنا چاہیے, کیا اپوزیشن کو کرنا چاہیے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ بانی کے موقف کو جارحانہ کہا جاتا رہا, لیڈرشپ کا موقف بھی اسی طرح کا ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف معاملات کون لے کر آیا, اور کیا یہاں سے آگے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عائشہ مجھے بتائیے, جن لیڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا پارٹی کے نیریٹو پر کتنا کنٹرول ہے؟ ان کا پارٹی کی پالیسی پر, اس کی حکمت عملی پر, اسٹریٹجی پر کتنا کنٹرول ہے؟ زیرو. اسی طرح جو دوسری جماعتیں ہیں, مجھے بتائیے, زرداری صاحب اور بھٹو فیملی کے علاوہ اور شریف فیملی کے علاوہ ان کے اپنی اپنی پارٹی میں جو تمام یہ لیڈرز ہیں دوسرے, ان کا کتنا ایک اختیار ہے؟ وہ تو صرف ریکٹ کرتے ہیں. اوپر سے جو پالیسی آتی ہے, اوپر سے جو فیصلہ آتا ہے. اب یہی لیڈر تھے جب عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نکالا گیا تھا, جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ تک سے سازش ہو گئی, اور بعد میں انہوں نے کہا نہیں سازش یہاں ہوئی, امریکہ کو بتایا گیا. سازش کیا ہوئی کہ جو پارٹیاں خود آپ کو دی گئی تھیں, عطا کی گئی تھیں, وہ ایم کیو ایم جو آپ کو دی گئی تھی, وہ باپ پارٹی جو آپ کو دی گئی تھی, وہ آزاد جو آپ کو دیے گئے تھے, جنہوں نے دیے تھے انہوں نے واپس لے لیے. اتنی سی بات تھی نا. اور اس کے بعد اچھی تحریک چلائی پی ٹی آئی نے, اور ان لیڈروں نے کتنی بار دوسری جماعت کے ساتھ, حکومتی جماعتوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا تقریباً کہ 2 ہفتے میں, 4 ہفتے میں, 6 ہفتے میں الیکشن کرا دیتے ہیں. بالکل ایسا. تو عمران خان نہیں مانے نا. انہوں نے کہا نہیں, اب بھی فوراً انہوں نے اس وقت میر صادق اور میر جعفر کا بیانیہ چلایا نا. بالکل. تو یہ تو بیچارے سب جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور لیڈرز جو ہوتے ہیں, دیکھیں پاکستان میں پارٹیوں کے مالکان ہیں اور پارٹیوں کے درباری ہیں, صرف یہ ڈویژن ہے. یہ ہماری جمہوریت ہے, یہ حقیقت ہے ہماری جمہوریت. تو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس صرف عمران خان یہ آپشن ہے. یہ ہماری سول سپریمیسی کی حقیقت ہے. ٹھیک. جس کا ہم ڈنکا بجاتے ہیں, میں بھی بجا رہا ہوں 30 سال سے, یہاں سب کولیگز بھی بجا رہے ہیں. ٹھیک. سول سپریمیسی کا مطلب عوام کا حق حاکمیت نہیں ہے. درست. ان 3 لوگوں کا, 3 خاندانوں کا حق حاکمیت ہے. دیکھیے لیڈرز ریشنل ایکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک زیغم صاحب. وہ دیکھتے ہیں انسینٹیوز کیا ہیں, فائدہ کہاں ہے, نقصان کہاں ہے. پی ٹی آئی میں فائدہ کہاں ہے, نقصان کہاں ہے. فائدہ اس وقت سب کو مزاحمت میں نظر آ رہا ہے, لڑائی جھگڑے میں نظر آ رہا ہے. آج نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. ہمیشہ میں نظر آ رہا ہے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی نظر آ رہا ہے. جب حکومت میں تھے اور پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اپوزیشن سے ہاتھ ملا لیتا تھا, اس وقت بھی وہ غدار کہلاتا تھا. درست ہو گیا. تو یہ تو ایک مسلسل ہے نا. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. میں بہت معذرت چاہوں گی زیغم صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.